हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिर से एक नया लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है गुप्त वंश। क्योंकि आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लासेस में हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि गुप्ता पीरियड। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और मैं कह दूं कि जितने भी टॉपिक को हमने कवर करा रखा है उसका एमसीक्यू लाइव प्रैक्टिस सेशन जो है आपको रात को 9:30 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चे अगर अभी तक इससे वाकिफ़ नहीं थे, इसे नहीं जाने थे, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब जान गए हैं तो हर रोज़ 9:30 बजे आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप अभी तक कितने पोर्शन को कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग गुप्ता वंश को पढ़ते हैं और देखते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को। ठीक है, क्योंकि बाबू मैं बता दूं कि जीके सेक्शन में हम ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री हमारा आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एशियंट हिस्ट्री जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक या दो और टॉपिक होगा, उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त वंश को। ठीक है, गुप्ता वंश में सबसे पहला बात यह जान लीजिए आप, पुराणों के अनुसार गुप्तों का उदय प्रयाग और साकेत के बीच संभवतः कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लो। पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार जो गुप्ता वंश का जो है उदय यह हुआ था कौशाम्बी में हुआ था। यही आपके लिए अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जितना मैं बताया उसको ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके उदय से रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद इस गुप्त वंश में जितने भी राजा आए हैं उन सभी राजाओं पे एक नज़र हम लोग देंगे और उनमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो लाइन है आपको हम आज की इस लेक्चर में प्रोवाइड करने वाले हैं, देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पे। तो यह बात आपको मालूम हो चुका है कि गुप्त वंश का जो उदय हुआ है प्रयाग और साकेत के जो बीच है कौशाम्बी, वहीं पे हुआ था। ठीक है, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। ठीक है, देखिए गुप्त राजवंश की स्थापना जो है लगभग 3री शताब्दी में हुई थी। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक हैं। इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स, यह जो गुप्त वंश है, ठीक है, यह जो गुप्त वंश है इसका जो है स्थापना लगभग 3री शताब्दी में, ठीक है, 3री शताब्दी में हुआ। ठीक है, हुआ था। ठीक है, हुआ था, इसको लिख लो। और इसके जो संस्थापक है, देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका है, संस्थापक। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं हमारे वो हैं श्रीगुप्त। लिख लेना, क्या है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, यह पॉइंट आप अभी नोट कर लो। गुप्त वंश का जो उदय है 3री शताब्दी में शुरू हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं कौन है? हमारे श्रीगुप्त हैं। ठीक है, देखिए श्रीगुप्त का जो शासन है संभवतः 240 से लेकर 280 के दौरान रहा है। इनका जो शासन काल है ये स्टूडेंट्स क्या है? इनका जो शासन काल है, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। इनका जो शासन काल है हम आपको बता देते हैं, 240 से लेकर के 200 हमारा यहाँ पे 80 ईसा के दौरान है। ठीक है, इतना आप जरूर याद रखना। ठीक है, प्रभवती गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त की पुत्री है ये। ठीक है, कि पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का अधिराज कहा जाता है, जो कि यह आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप कहीं से एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कोई और भी बुक पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस वंश का जो तीसरा एवं प्रथम शासक जो हैं चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, जो 319 में शासक बना। अब देखो इसको तीसरा और प्रथम शासक क्यों कहा जाता है, हम आपको अब आगे चलकर हम आपको यह बातें एक्सप्लेन करने वाले हैं। जबकि यहाँ पे इसके जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त हैं, क्या है? श्रीगुप्त हैं, तब भी चंद्रगुप्त प्रथम को
देखो एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य साम्राज्य के जो हैं राजा रहे हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य है। यहाँ से कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है, ठीक है। तो देखिए इसके आगे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो शासक हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम हैं, तो इनसे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और इनको तीसरा एवं प्रथम शासक आखिर क्यों कहा जाता है अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, चंद्रगुप्त प्रथम जो रहें यह कब से कब तक रहें। तो यह हमारे जो बाबू बता दें 319, ठीक है, ध्यानपूर्वक लिखना, 319 से लेकर के 335 के बीच, ठीक है। 319 से लेकर 335 ईसा पूर्व रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, कब से कब, 319 से लेकर के 335, ठीक है। देखिए यह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। क्या है, यह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे चलोगे तो आप देखोगे यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त प्रथम की शासन काल स्टार्ट हुआ तब गुप्त वंश का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम आपको इसको समझाने के लिए थोड़ी सी बातों का एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए जो श्रीगुप्त थे इस वंशज का जो है नींव रख दिए थे, बट उसको बढ़ाने का जो कार्य किया, यह जो है हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, यह तीसरे शासक हैं और इन्होंने इसका विकास और विस्तार आरंभ किया और इन्हीं के शासनकाल में गुप्त वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसी के कारण इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। या देखो यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की। यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई है, आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक है जो प्रथम बार महाधीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो यहाँ से यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे ताकि यहाँ से अगर आपकी एग्जाम में प्रश्न बने तो आप उसे छोड़ नहीं सके, ठीक है। उसको आराम से करके 1+ आप प्राप्त कर सके, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। अब देखो यहाँ से यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया गया था। तो आपके ऑप्शन में रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो अगर आप इस पॉइंट को जान रहे होंगे तो ही जाकर इसका जवाब आप स्पष्ट रूप से सही दे सकते हैं, ठीक है। तो यह बात मेरा जरूर ध्यान रखेंगे और इसे नोट जरूर करेंगे। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, कब, अपने गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है। तो यहाँ से यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यह है कि इसकी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। कहाँ, पाटलिपुत्र, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, इसकी जो राजधानी है पाटलिपुत्र है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है ताकि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न बने तो आप आसानी से इसे कर सकें। और इसके आगे थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो देखोगे इनका जो मृत्यु जो है आपका देखने को मिलेगा 335 में, ठीक है। 335 में, जब इनका शासनकाल 319 से 335 था तो संभवतः इनका जो अंत है 335 में ही हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप समझ लिए होंगे और इतना आप ज़रूर याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम से यह जो पॉइंट है जो मैंने आपको दिया यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे आप चलेंगे तो इसके बाद आने वाले जो शासक हैं हमारे, ठीक है, इसके बाद आने वाले जो हमारे शासक हैं वह हैं हमारे समुद्रगुप्त। क्या है, जिनका नाम है समुद्रगुप्त, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ देख रहा होगा, ठीक है। समुद्रगुप्त भी एक बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और ये अपने शासनकाल में क्या क्या किए हैं ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखें और गुप्त वंश का उदय कैसे, सबसे पहले हमने देखा गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, ठीक है। उदय कब और कहाँ हुआ यह चीज़ों को देखें हम लोग।
उसके बाद देखिए हम लोग कि चंद्रगुप्त का जो वास्तविक संस्थापक हैं और वह हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। बट यह तीसरे शासक रहे हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक हैं और इन्हें प्रथम शासक भी माना जाता है, क्योंकि इनके पहले जितने भी शासक आए हैं वह इनके इतना ढंग से काम नहीं किया और गुप्त वंश का ज़्यादातर विस्तार नहीं हुआ। तो हमारा जो इतिहास है तो इन्हीं के बारे में लिखता है, तो इसलिए हम लोग इनके बारे में, और आपका जो एग्ज़ाम है वह सबसे ज़्यादा इस जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, चुनिंदे टॉपिक हैं जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपका उन टॉपिक को मैंने सेलेक्ट करके लाया जो आपकी एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं या प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा अब है समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए देख लीजिए समुद्रगुप्त के बारे में। इनका जो शासनकाल स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो मृत्यु है 335 में ख़त्म हुआ, तो यह जस्ट उनके बाद आए 335 के से लेकर के, और इनका शासनकाल जो चला बाबू 375 तक चला। ये भी जो है ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए, तो इनका जो शासन है 375 तक चला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लें कि इनका जो शासनकाल है कब से कब है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है उनका प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा की गई है। देखिए यह जो लाइन है पूरा का पूरा लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे भी इस लाइन में से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यह है कि इनके जो दरबारी कवि हैं हमारे हरिसेन हैं। क्या है? हरिसेन हैं इनके दरबारी कवि। किनका? समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हैं हरिसेन है। यह महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जवाब देना होगा। ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो वहाँ पे आप क्या चुनोगे वह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और आप सही तभी चुनोगे जब सही पढ़े रहोगे। ठीक है, और अच्छे ढंग से याद होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना और सभी चीज़ों को टू द पॉइंट करके पढ़ो, जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वह पढ़ो। देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो देखिए जानता है सब कोई कि हाँ यह बुक पढ़ लेना है, लेकिन उस बुक में से क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है जो कि आपकी ज़रूरत की नहीं है। अगर यह आप समझ जाते हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है, मैं अपना खुद का अनुभव कह रहा हूँ, कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, बट बच्चे जो हैं बिना इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ से आपका एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। यहाँ पे किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, तो आपको बताना होगा हरिसेन के द्वारा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम के लेवल से हाई लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो इतना ज़रूर याद रखना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले एक बातें और यहाँ पे समुद्रगुप्त से मैं बता दूँ, थोड़ी सी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए यह समुद्रगुप्त से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, यह क्या है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड पॉइंट है। देखिए जो प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार रहे हैं बी ए स्मिथ, ठीक है, ध्यानपूर्वक लिखना, बी ए स्मिथ के द्वारा, ठीक है, बी ए स्मिथ के द्वारा, स्मिथ लिख लो, के द्वारा, ठीक है, द्वारा समुद्रगुप्त को, ठीक है, किनको? समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेपोलियन कहा गया है, कहा गया है। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। ठीक है, क्या है? यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, लिख लो, फटाफट से लिख लो, इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में। बी ए स्मिथ के द्वारा, या डायरेक्ट लिखो स्मिथ के द्वारा, आप समझ जाओगे।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, यह एक इतिहासकार हैं, जो स्मिथ हैं वह एक इतिहासकार हैं और इनके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है, प्लीज़, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे चलोगे तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है कि समुद्रगुप्त ने अभिलेखों में कविराज की उपाधि धारण की है। ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त ने अभिलेखों में, ठीक है, अभिलेखों में कविराज, ठीक है, कविराज की उपाधि धारण की है। ठीक है, उपाधि धारण की है। देखो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं कैसे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कवि राज की उपाधि कौन से शासक ने धारण किया था। ठीक है, कवि क्या है, कविराज की उपाधि कौन से शासक थे जो जिन्होंने इस उपाधि को धारण किया था, तो आपको वहाँ पे जवाब देना होगा। अगर ऐसा प्रश्न बन जाता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने अभिलेखों में कौन से निम्नलिखित में से कौन से उपाधि को धारण किया था। वहाँ पे रहेगा आपका कविधीराज की उपाधि, कविराज, और ए और बी दोनों, और निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पे बताना होगा और आप तभी बता सकते हो जब इस पॉइंट को अच्छे ढंग से समझे होंगे तब। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं और आगे अपने पॉइंट्स को देखते हैं। आगे चलोगे तो देखोगे स्टूडेंट्स कि समुद्रगुप्त को ही, ठीक है, लिख लो यहाँ पे समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है। ठीक है, संगीत प्रेमी कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, संगीत प्रेमी कहा जाता है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैं डिस्कस करा रहा हूँ। एक बात मैं बता दूँ बाबू, यह जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह एक क्लासेस में ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके लिए 3 या 4 क्लासेस आपको आराम से लग जाएंगे, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ जो आपके लेवल का है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आ सके उस लेवल का है वह, और सफ़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और वह चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ज़रूर याद रखना कि जो कर रहा हूँ आपके भले के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे नोट कर लेना ताकि आपका भला हो सके, और भला तभी होगा जब अगर इससे प्रश्न बने और इस जो वह प्रश्न बने उसका आंसर आप सही दे सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, लिखो यहाँ से फटाफट से, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, सोने के सिक्के चलाएं। ठीक है, के सिक्के चलाएं। ठीक है, चलाएं, प्लीज़ नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जितना मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ वो सभी के सभी आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो बाबू, अब आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारी पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आगे के जो शासक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने चलते हैं। तो आगे चलोगे तो देखोगे इनके बाद जो आते हैं हमारे रामगुप्त आते हैं। एक हमारे जो शासक हैं जिनका नाम है रामगुप्त। देखिएगा, सर्वप्रथम विशाखा दत्तकृत देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में रामगुप्त नामक शासक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, रामगुप्त शासक का विवाह ध्रुव देवी से होता है। रामगुप्त को प्रमाणित करने वाला इतिहासकार स्रोत निम्न है। बट मैं एक बात कह दूं बाबू, अगर रामगुप्त से रिलेटेड मैं देखूं, रामगुप्त जो है यह शासक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहते हो इसको नोट करना तो नोट कर लेना। बट आप बस एक पॉइंट आपके लिए हो सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि समुद्रगुप्त के बाद आने वाले शासक कौन हैं। तो यही हैं जो हमारे रामगुप्त हैं, नोट कर लो, समुद्रगुप्त के बाद आने वाले शासक। चलो इस पॉइंट को मैं नोट करा देता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है,
थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, समुद्र गुप्त, सॉरी, हाँ 1 मिनट, हाँ चलो, गुप्त, ठीक है, गुप्त के बाद, ठीक है, बाद आने वाला, वाला, वाले, ठीक है, शासक जो है समुद्र रामगुप्त है, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। बाकी इनसे रिलेटेड कुछ और आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं, सॉरी आगे के टॉपिक को देखते हैं। आगे हमारे आ रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा यह है शासक हैं, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इनका नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो दूसरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह तो इस वंशज का है ही नहीं है। तो यह सारी चीज़ें को मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, और आप इसको स्पष्ट आप भी रखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश का शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वह गुप्त वंश का शासक थे, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं यह उनके बाद के शासक हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसको नोट कर लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है विक्रमादित्य भी है। देखिए यहाँ से आइए, इनका जो शासनकाल चला मैं बता दूं, 375 से 415 तक चला है इनका शासनकाल, ठीक है। क्या है, 375 से 415 तक चला है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान आया था तथा 6 वर्षों तक भारत में रहा। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इतिहास में देखा जाए तो इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जाता है। अभी इसके पहले जो CUET के एग्ज़ाम हुआ था और डोमेन के रूप में जब हिस्ट्री रखा गया था, तो उस हिस्ट्री के जब एग्ज़ाम हुआ था तो शायद 16 जुलाई को जब हिस्ट्री का उस एग्ज़ाम, मुझे कॉन्फर्म याद है, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था कि जो फाहियान है वह किसके शासनकाल में आए थे, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट को नोट कर लो, जब उस एग्ज़ाम में आ सकता है तो आपके एग्ज़ाम में भी आना उचित है। और आपको भी मालूम है कि आपका जो यह एग्ज़ाम है थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, ठीक है। जहाँ तक आप नहीं सोचते हैं वहाँ तक के लेवल का आपसे यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी उम्मीदें होती हैं। तो इतना ज़रूर याद रखना, इस एग्ज़ाम को आप यह नहीं समझना कि हम छोटे बच्चे हैं तो हमसे बच्चे जैसे ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें हाई कंपटीशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चंद्रगुप्त ने एक उपाधि परम भगवत धारण किया है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास रहते थे और यह वैष्णव धर्म को मानता था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि महाकवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, किसके दरबारी कवि थे, ठीक है। तो यह आपके जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि के रूप में हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं वह वैष्णव धर्म को मानते थे। देखिए गुप्त राजाओं की काल को भारतीय इतिहासकार स्वर्ण युग कहा है, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के बहुत मात्राओं में चला है, ठीक है, ठीक है। तो गुप्त वंश के जितने भी राजाओं का काल था, तो भारतीय इतिहास का जो इसको स्वर्ण काल कहा गया है, ठीक है। किसको, गुप्त वंश जो था, जो इसका टाइम पीरियड था उतने के बीच में भारतीय इतिहास में इन उसको क्या कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर याद रखना है आप, ठीक है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से इतना ही पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और है जो लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल देता हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। जिसमें से पहले हैं जो धनवंती हैं, कालिदास हैं, अमर सिंह हैं, छप्पनक हैं, विताल भट्ट हैं, वरुचि हैं, घटकर्मक हैं और शंकु हैं। ये जो सभी हैं नवरत्न जो चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में रहते थे, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। क्या है, कुमारगुप्त प्रथम मिलेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं और क्या है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए लिखते हैं कुमार गुप्त जो है यह प्रथम है, ठीक है,
प्रथम। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम आपको यहाँ पे अब बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप नोट कीजिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। यह कुमारगुप्त जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे और उनका जब मृत्यु हो गया उनके बाद यह सिंहासन पे बैठे और यहाँ का शासक बने गुप्त वंश का, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। यहाँ से लिख लो, इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया, ठीक है, यज्ञ कराया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही साथ आप देखोगे तो इन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ कराया और महेंद्री आदित्य की उपाधि धारण किया, क्या, महेंद्री आदित्य की उपाधि धारण किया कौन, कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, ठीक है। इनके ही शासन काल में, लिख लो, इनके ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, लिखो यहाँ पे क्या है, नालंदा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, ठीक है, हुआ। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके शासनकाल में हुआ या किस वंश के शासनकाल में हुआ। अगर पूछा जाए कि किस वंश के शासनकाल में हुआ तो वहाँ पे होगा गुप्त वंश, और किसके शासनकाल में हुआ, और ऑप्शन दिया रहेगा स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, तो आपको वहाँ पर चुनना होगा कुमारगुप्त प्रथम। चलो देखते हैं इसके बाद जो आने वाले जो हमारे शासक हैं स्कंदगुप्त हैं, क्या है, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है। देखिए, स्कंदगुप्त से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप जान लें, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, अंतिम होगा। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी पुत्र स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। देखिए, स्कंदगुप्त जो थे कुमारगुप्त प्रथम के बेटे थे और उनके मृत्यु के बाद यह उनका उत्तराधिकारी बने। स्कंदगुप्त जो हैं यह हुनों के आक्रमण से भी देश को बचाया है। और लिख लो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है, गुप्त वंश का अंतिम शासक जो रहे, गुप्त वंश का जो अंतिम जो शासक हैं विष्णुगुप्त है, ठीक है, विष्णुगुप्त है। बस आपको गुप्त वंश से क्या है, गुप्ता वंश है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा आपको मैं डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बातें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इससे आगे भी पढ़ सकते हैं या इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, जितने भी आप टॉपिक को पढ़े हैं, क्या आप उस पर अपना कमांड बनाए हैं, मतलब बना हुआ है आपका, या आप भूल रहे हैं, तो इसको टेस्ट करने के लिए आप हमारे लाइव सेशन को, MCQ लाइव सेशन को हर रोज़ रात में 9:30 बजे ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको भी मालूम चल सके कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं और कितने ईमानदारी रूप से काम कर रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही, और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक पे, और जल्द ही हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करके और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा जीके का सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जीके का बार बार रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।